हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है आपका आपकी ऑपरेशन सीरीज में, जिसमें हम डेली करंट अफेयर्स यहाँ पर देखते हैं। दोस्तों, आज है 10 अक्टूबर और आज हम 9 अक्टूबर व 10 अक्टूबर इन 2 दिनों का करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारी पिछली कक्षा थी उसका करंट अफेयर्स यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में हम अच्छे से देख लेंगे, ताकि हमारा 2 से 3 दिन का करंट अफेयर्स यहाँ पर क्या हो जाए, रेडी हो जाए। ठीक है, चलो दोस्तों, आज की हमारी प्रमुख खबर है जिससे हम शुरुआत करेंगे ये, और हमारी पहली और प्रमुख और दुखद खबर है आज की हमारी रतन जी टाटा। दोस्तों, रतन टाटा जो है हमारे बीच में अब नहीं रहे हैं। आप जानते हो 9 अक्टूबर के दिन इनका दोस्तों लगभग 11:30 बजे के अराउंड क्या है, मुंबई में जो है अस्पताल में इनकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। आप जानते हो इनका जन्म दोस्तों 28 दिसंबर 1937 1937 में इनका जन्म हुआ था, और 9 अक्टूबर 2024 के दिन इनका जो है क्या हो गया दोस्तों, निधन हो गया है। ठीक है, आप इनके बारे में बेहतर तरीके से जानते हो। हमारे देश का सबसे अनमोल रतन था, जो अब हमारे बीच में क्या है दोस्तों, नहीं है। क्यों दोस्तों, इन्होंने अपने क्षेत्र में टाटा समूह जो है, इनका एक समूह है टाटा समूह, आप जानते हो, इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया है। और इसके साथ साथ दोस्तों अपनी अपनी कमाई का लगभग 60 से 65% इन्होंने लोगों के उद्धार के लिए दान दिया है। दोस्तों, दानी के रूप में अगर देखा जाए तो हमारे भारत के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति अगर कोई है तो वो रतन जी टाटा है। अपनी आय का लगभग 60 से 65 जन कल्याण के लिए ही जो है ये अपनी जो है संपत्ति का क्या करते थे, यहाँ पर दान करते थे। तो ये बात आप जानते हो, और आज हमारे बीच में ये नहीं रहे हैं। लगभग 86 वर्ष की आयु में इनका क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। और दोस्तों, अगर आप देखोगे इनके ऐसा कुछ बीमारी विशेष नहीं थी, लेकिन उम्र जैसे ज़्यादा बढ़ती जाती है उस हिसाब से फिर व्यक्ति धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। आप जानते हो ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे, काफ़ी टाइम से मुंबई के अस्पताल में ये भर्ती भी थे। धीरे धीरे जो है अब इनकी तबीयत और बिगड़ती गई, और अब जो है आज आप देखोगे इसको 9 अक्टूबर के दिन जो है इनका क्या हो चुका है, यहाँ पर निधन हो गया है। ठीक है, इनके बारे में कुछ विशेष बातें हैं जो हमें देखनी चाहिए दोस्तों। क्या है इनका इतिहास, कैसा रहा, और इन्होंने किस क्षेत्र में कैसा कैसा काम किया है, किस सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। परीक्षा में यहाँ से इनसे संबंधित प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अगर बात करूं मैं इनकी दोस्तों, तो 1991 से 2012 तक टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने काम किया है। कब से दोस्तों, 1991 से लेकर 2012 तक। तो याद रखना है, ये टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया है। फिर दोस्तों 1991 में रतन टाटा ने JRD, जमशेद जी जो टाटा है उनके संबंधित नाम है, से टाटा सन्स के अध्यक्ष का पद भी यहाँ पर इन्होंने संभाला। इनके नेतृत्व में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS है ना, TCS 2004 में सार्वजनिक हुई। किनके नेतृत्व में, रतन जी टाटा के नेतृत्व में, जो भारतीय IT उद्योग में एक प्रमुख मील का पत्थर भी साबित हुई। TCS में भी इनका अभूतपूर्व योगदान है, ये बात भी हम जानते हैं। ठीक है, और 1991 से इन्होंने क्या है, टाटा सन्स के अध्यक्ष पद का पदभार संभाला। और रत्न टाटा जी जो है 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से क्या हुए थे, सेवानिवृत्त हुए थे। ये बेसिक बातें जो इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ भारत सरकार के 2 महत्वपूर्ण पदक जो है उनसे भी इन्हें सम्मानित किया गया है। एक है दोस्तों यहाँ पर पद्म भूषण इन्हें वर्ष 2000 में मिला, और पद्म विभूषण से इन्हें 2008 में सम्मानित किया गया। ये 2 ईयर भी यहाँ पर याद रख लीजिएगा, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो जो रतन जी टाटा है आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं दोस्तों, बहुत दुखद घटना है हमारे जीवन की ये, क्योंकि हमारे देश का एक अनमोल रतन जो है अब हमारे बीच में नहीं रहा है ना। पारसी परिवार में इनका क्या हुआ था दोस्तों, जन्म हुआ था। इनके पिताजी जो है उनको जमशेद जी टाटा द्वारा जो है क्या कर लिया गया था, गोद ले लिया गया था, और फिर आगे जो है इन्होंने टाटा समूह में अपना योगदान दिया, और धीरे धीरे विश्व स्तर पर जो है अपनी एक अभूतपूर्व पहचान बनाई। ठीक है, तो ये कुछ बिंदु है जो आपको यहाँ से संबंधित प्रश्न अगर बनते हैं तो आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। और टाटा जी जो रत्न जी टाटा जो है इनके बारे में तो आपको जानना चाहिए भी सही। चलो आगे, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों यहाँ पर, 8 अक्टूबर को किन राज्यों के विधानसभा चुनाव का फैसला चुनाव आयोग द्वारा सुनाया गया। अभी दोस्तों 2 राज्यों में क्या हुए चुनाव, राज्य बोल दो या एक केंद्र शासित प्रदेश, है ना। तो किस क्षेत्र में जो है 8 अक्टूबर 2024 को क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर चुनाव हुआ है, और चुनाव का फैसला जो है यहाँ पर सुनाया गया है। दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे जम्मू कश्मीर और हरियाणा, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं, और 8 अक्टूबर के दिन चुनाव आयोग ने इनके विजेताओं की घोषणा भी कर दी है। बात करते दोस्तों जम्मू कश्मीर की, तो देखो सबसे पहले आप यहाँ पर जम्मू कश्मीर का क्षेत्र देख लीजिए, अच्छे से आपको यहाँ पर समझ में आएगा। ठीक है,
ये देखो यहाँ पर, ये आप यहाँ पर जम्मू कश्मीर का इमेज देख पा रहे हो दोस्तों, ये पीओके वाली लाइन है ना, ये कौन सी लाइन है, पीओके लाइन, ठीक है। हम पीओके बोलते हैं और पाकिस्तानी क्या बोलते हैं इसको, आजाद कश्मीर, ये बात आपको पता है। और ये वाला एरिया हमारा हो गया कौन सा, लद्दाख वाला। अभी जो है जब जम्मू कश्मीर को विभाजित किया गया, 370 हटाई गई, उसके बाद से जो है जब इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया, तो दोस्तों इसकी स्थिति में बदलाव आ गया। पहले जम्मू कश्मीर का क्षेत्र पूरा फैला हुआ था, लेकिन अब ये इतने से में सीमित रह गया है, ठीक है। और यहाँ आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये है श्रीनगर और ये है जम्मू, है ना, दो बड़े शहर हैं यहाँ के जम्मू कश्मीर के, आप जानते हो। तो ये श्रीनगर और ये जम्मू, और यहाँ पर हाल ही में क्या हुआ, चुनाव। इसके बाद अगर राइट साइड आप देखोगे तो इस मैप में आपको लद्दाख दिखेगा। तो लद्दाख का क्षेत्र क्या हो गया दोस्तों, यहाँ कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, आप देख पा रहे होंगे, ये है लद्दाख, ठीक है। ये लद्दाख का क्षेत्र कहीं ज्यादा हो गया है। इसमें भी लेह कारगिल ये महत्वपूर्ण इसके क्या है, शहर है, राजधानी है, ये बात आप जानते हो। तो हाल ही में कहाँ पर चुनाव हुए हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर में। और ये इतने सारे क्षेत्र में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए हैं, अनंतगांव, बांदीपोरा, बारामूला, बड़गांव, डोडा, गांदरबल, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, कुलगांव, पूंछ, कुपवाड़ा, पुलवामा, आपने पुलवामा अटैक सुना ही होगा दोस्तों, तो वो यहीं से संबंधित है। रामबन, रसाई, राजौरी, सांबा, सोपिया, श्रीनगर और उधमपुर, ये कुछ नाम जो आपने सुने हैं, कुछ नाम आपने बिल्कुल भी नहीं सुने हैं। जो नहीं सुने हैं कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र कौन सा है। यदि आप कभी मैप भी बनाओ तो जम्मू कश्मीर इस इतने इतने क्षेत्र में सीमित है, ठीक है। लद्दाख का क्षेत्र इससे कहीं ज्यादा, यहाँ पर आप पूर्व में देख पा रहे होंगे, तो ये लद्दाख का एरिया है। तो हाल ही में यहाँ पर चुनाव संपन्न हुए हैं। अब कौन कौन सी जो है पार्टी यहाँ पर जीती है, कितनी सीटें मिली हैं, ये यहाँ पर देख लीजिएगा। लगभग 90 सीटों पर ये चुनाव यहाँ पर क्या हुए थे, संपन्न हुए हैं, ठीक है। 3 चरण में इन चुनाव का आयोजन किया गया था दोस्तों। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है JKN, इसने 42 सीट यहाँ पर विजित की है और यहाँ पर अपनी सरकार बनाई है। कितनी सीटें, 42। भारतीय जनता पार्टी को कितनी मिली, 29 मिली, ठीक है। कांग्रेस को कितनी मिली दोस्तों, 6 सीट। JKPDP, जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, इसको 3 मिली है। जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस JPC 1 मिला है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से संबंधित रही है, इसका एक इसको सीट मिली है। आम आदमी पार्टी को 1 मिली है और स्वतंत्र IND जो है इसको 7 मिली। स्वतंत्र IND जो है इसको कितनी, 7 मिली। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर आप देखोगे दोस्तों, आपको केवल यही बात याद रखनी है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इसको 42 सीट मिली है। अगर बीजेपी को भी याद रखो तो 29 और 6 जो है यहाँ पर कांग्रेस को मिली है, ठीक है। तो यहाँ की ये स्थिति है, आपको देखनी होगी। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अब क्या बनाएगी, सरकार बनाएगी, ठीक है। चलो, कितने चरणों में चुनाव हुए हैं ये भी यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, 3 चरण में। कौन कौन से, पहला चरण 18 सितंबर को हुआ, ठीक है, 24 सीटों पर। फिर 25 सितंबर को 26 सीटों पर हुआ और 1 अक्टूबर को दोस्तों 40 सीटों पर हुआ, ठीक है। ओवरऑल कितनी सीट हो गई, 90 सीट हो गई, ठीक है। तो 90 सीटों पर ये चुनाव हुए हैं, ये बात आप यहाँ पर याद रखना। जीती कौन है ये बात भी आप यहाँ पर मेंशन कर लेना, ठीक है। JKN, ठीक है। इतनी सारी बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला जो है राज्य है, वो राज्य कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के साथ साथ अगला जो राज्य था वो है हरियाणा। हरियाणा में भी जो है हाल ही में चुनाव संपन्न हुए और उनकी घोषणा कर दी गई है। तो हरियाणा में आप देखोगे दोस्तों कितनी सीट है, तो पहले हरियाणा का क्षेत्रफल देख लो आप, हरियाणा किस प्रकार दिखाई देता है, ये है हरियाणा, ठीक है। ये कुछ नाम जो आपको जानते हो, आपने अंबाला नाम सुना होगा, कई मूवियों में नाम बताया जाता है अंबाला, ठीक है। उसके बाद सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी, है ना, चरखी, डान, झाझर, झज्जर जो है, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, ये कुछ नाम आपने पानीपत के सुने ही हैं दोस्तों। तो हाल ही में पानीपत में भी चुनाव का आयोजन हो चुका है और यहाँ पर जो है विजेता जो रहे हैं वो कौन सी सरकार रही है, बीजेपी रही है। बीजेपी ने यहाँ पर 48 जो है सीट प्राप्त करी है। टोटल कितनी सीटें दोस्तों, यहाँ पर भी 90 सीट, यहाँ पर भी 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुए हैं और जीता कौन है दोस्तों, बीजेपी। बीजेपी ने कितनी बार, तीसरी बार जो है यहाँ पर विजय हासिल की है, लगभग कितनी, 48 सीट लाकर। इसके बाद जो है कांग्रेस 37, इनेलो 2 और IND जो है स्वतंत्र जो है ये कितनी, 3 सीट लेकर यहाँ पर आई है। तो बस आपको यही याद रखना है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने कितने, 48 सीट जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लाई है। और ओवरऑल अगर विधानसभा सीटों की मैं यहाँ पर बात करूँ तो कितनी, 90 सीट याद रखना, भाजपा जीती है, ये बात याद रखना, बस इससे ज्यादा आपको ज्यादा यहाँ पर जानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा,
विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर विश्व डाक दिवस की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो विश्व डाक दिवस मनाया जाएगा दोस्तों 9 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस हमेशा 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय डाक दिवस जो है हमारे देश में जो है मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। तो 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, दोनों अच्छे से यहाँ पर क्या करना, याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार यहाँ से प्रश्न बना है। ठीक है, डाक व्यवस्था आप जानते हैं दोस्तों, हमारे अगर राष्ट्रीय संदर्भ में बात करूं तो 10 अक्टूबर 1854 में भारत में डाक व्यवस्था की स्थापना की गई थी। इसी बात को ध्यान में रखकर 10 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय डाक दिवस, है ना। तो ये बात तो आप यहाँ पर याद रखना, राष्ट्रीय डाक दिवस। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके महत्व को समझने के लिए तथा डाक व्यवस्था के लिए लोग क्या करें, अवेयर हो, इस बात को ध्यान में रखकर विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष जो है 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रारंभ में इसका शुरुआत हुआ तो दोस्तों 1969 में। 1969 में टोक्यो में इसकी घोषणा की गई थी विश्व डाक दिवस की। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, लोगों के जीवन में डाक सेवाओं की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ये बात आप जानते हो दोस्तों। 2024 का थीम क्या है, ये बात यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। विभिन्न देशों में संचार को सक्षम बनाने और लोगों को सशक्त बनाने के 150 वर्ष। ठीक है, 150 वर्ष लगभग इसको शुरू हुआ है, तब से देखो 1969 में इसकी घोषणा हुई थी। लेकिन अगर आप देखो कि 18वीं शताब्दी से ही जो है इसका परिचालन क्या हो चुका है, शुरू हो चुका था, और यहाँ पर इसी बात को ध्यान में रखकर 2024 की थीम को यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। विश्व मानसिक दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर विश्व मानसिक दिवस की बात कर रहा है दोस्तों। मानसिक विकारों के लिए अवेयर करना तथा मानसिक विकारों को दूर करने के प्रयास हेतु प्रतिवर्ष जो है क्या मनाया जाता है, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक दिवस। तो विश्व मानसिक दिवस जो है दोस्तों कब मनाया जाता है, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, और आज 10 अक्टूबर है, इसलिए हमें ये बात यहाँ पर ध्यान रखना है। शुरुआत सबसे पहले इसकी 1992 में विश्व मानसिक स्वास्थ्य महासंघ द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1992 में। उसके बाद इसका उद्देश्य अगर देखोगे आप दोस्तों तो मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, और इसकी थीम है कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य। कहाँ पर दोस्तों? कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य। इसकी महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों, यहाँ पर थीम है 2024 के, आप यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों, तूफान मिल्टन। कई बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं कि यह जो है तूफान किस क्षेत्र से संबंधित है। आपने देखा होगा एग्जाम में कब आया था, कौन से क्षेत्र में यह आया, और कहाँ किन किन क्षेत्रों को इसने प्रभावित किया, पूर्व की ओर आया, पश्चिम की ओर आया, है ना। भारत के संदर्भ में भी पूछा जाता है, विश्व के संदर्भ में भी पूछा जाता है। आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों, तूफान मिल्टन। तूफान मिल्टन हाल ही में दुनिया के किस क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है? तो तूफान मिल्टन है दोस्तों, ये है उत्तरी अमेरिका में। आप देखोगे मेक्सिको के आसपास वाले क्षेत्र को क्या कर रहा है दोस्तों, ये प्रभावित कर रहा है। अगर आप मेक्सिको की स्थिति यहाँ पर देखना चाहोगे तो देखो, ये है मैप, आप जानते हो वर्ल्ड मैप की सारी बातें। ये है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, और ये है साउथ अमेरिका। यहाँ पर है ये मेक्सिको की खाड़ी, और यहाँ पर इसी मेक्सिको की खाड़ी में स्थित फ्लोरिडा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर लोगों को क्या कर रहा है, प्रभावित। लगभग 100 वर्ष 1921 में लास्ट टाइम इस क्षेत्र में ऐसा महान बड़ा तूफान आया था जिससे जनहानि और लोगों को नुकसान पहुंचा था। उसके बाद से अभी तक यहाँ पर किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधियां नहीं हुई थी। लेकिन हाल ही में यह जो है मिल्टन नाम का तूफान, इसने इस क्षेत्र को प्रभावित किया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। कैसे बनेगा समझना दोस्तों, क्योंकि अगर 1921 से मैं देखूं आज 2024 तक, तो लगभग 100 वर्ष से भी ज्यादा यहाँ पर समय हो चुका है। तो 100 वर्ष से भी अधिक समय यहाँ पर हो चुका है, और अभी तक ऐसी कोई विशेष बड़ी घटना यहाँ पर नहीं हुई थी। लेकिन मिल्टन नाम के इस तूफान ने फिर से यहाँ पर इतिहास दोहरा दिया है 100 वर्षों पश्चात, और यहाँ पर लोगों को फिर से क्या कर दिया है, प्रभावित कर दिया गया है। देखो, ये है, आप मेक्सिको में आपने एक स्थान देखा होगा, फ्लोरिडा। फ्लोरिडा में एक टम्पा खाड़ी है, ये वाला टम्पा रेंज जो है, बे ऑफ टम्पा, जो ये टम्पा खाड़ी जो है, यहाँ पर यहाँ के लोगों को ये क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लोरिडा है, मेक्सिको की खाड़ी में ही जो है आप यहाँ पर देख पा रहे हो, गल्फ ऑफ मेक्सिको, और ये फ्लोरिडा, और फ्लोरिडा में ही एक नाम है आपका टम्पा, और इस टम्पा वाले क्षेत्र को ये क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। ठीक है, बात करते हैं कल के रिवीजन की दोस्तों। रिवीजन हमने जितना भी कल का हमारा करंट अफेयर्स हमने देखा था, उसको यहाँ पर एक बार जल्दी से हम क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, ताकि 2 से 3 दिन का हमारा करंट अफेयर्स यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट हो जाए। चलो, हाल ही में भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं?
हमने इनके बारे में अच्छे से पढ़ा था दोस्तों, पी श्याम निखिल, ठीक है। ये 85वें क्रमांक के हमारे क्या बन चुके हैं, ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, ठीक है। हाल ही में 2024 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो ये विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूटवुड दोनों को मिला है। आपने अच्छे से इसको देखा था, हमने इन पर बात करी थी किस क्षेत्र में ये मिला है। और अभी तक जो है भारत में 1913 से लेके 2024 तक कितने कितने व्यक्तियों को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है, वो सारी बातें हमने वहां पर अच्छे से देख ली थी। तो आप अगर नहीं देखे हो कल का वीडियो तो उसे जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर भारतीय वायुसेना दिवस। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाएगा दोस्तों, 8 अक्टूबर 2024 को हाल ही में यहाँ पर भारतीय वायुसेना ने जो है अपना दिवस मनाया है। हाल ही में नेपाल के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रकाश मान सिंह राउत को जो है नेपाल का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ये बात भी हमने यहाँ पर अच्छे से देख ली थी, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 8, 9 और 10 ये 3 दिन का करंट अफेयर्स हमने यहाँ पर अच्छे से देख लिया है, क्योंकि 8 तारीख का करंट अफेयर जो था उसके हमने यहाँ पर क्वेश्चन लगा लिए हैं, और 9 से 10 तारीख का जो हमारा आज का करंट अफेयर्स था उसको भी अच्छे से हमने यहाँ पर क्या है डिस्कस कर लिया है। तो इस प्रकार दोस्तों आप जुड़े रहिए हमारे इस करंट अफेयर्स के क्लास से, और आपका यकीन मानो दिन भर का जितना भी करंट अफेयर्स जो आपकी एग्जाम के लिए जरूरी है वो मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आता हूँ। अन्यथा किसी भी तथ्यों का यहाँ पर कोई समावेशन नहीं है, क्योंकि दिन भर में बहुत सारे ऐसा करंट अफेयर्स रहता है जिसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती है। लेकिन आपकी एग्जाम के लिए क्या जरूरी है, अगर उसी को हम अच्छे से देखेंगे तो कम समय में बेहतर तरीके से हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों जुड़े रहिए, और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।